Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 50. So let's get started. Following is the balance sheet of Mayur Limited. क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल, उसको हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको भी. देन ट्रेड पेबल्स आपको बता रखे हैं स्टूडेंट्स. देखिए ट्रेड पेबल्स 88,000 के थे और अब कितने के हो गए हैं? 1,22,000 के हो गए हैं. तो ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं. तो जब भी ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देते हैं. तो ये तो है जाके ऑपरेटिंग में प्लस होगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम 3 वाले पॉइंट में देख लेंगे. फाइन. देन आपको एसेट्स हैं वो अभी देखते हैं. देखिए क्या बोला हुआ है. फिक्स्ड एसेट्स बताए हुए हैं आपको, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स. और इनटैंजिबल एसेट्स भी उन्होंने बता दिए कि इनटैंजिबल एसेट्स कौन से? गुडविल है. तो स्टूडेंट 2,80,000 के एसेट्स थे और अब 3,70,000 के हो गए हैं. तो एसेट्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं. ठीक है, ओके. देन इंटैंजिबल एसेट्स देखें. गुडविल तो 1,15,000 की थी, 90,000 की हो गई है. तो गुडविल क्या हो गई है? कम हो गई है. कम हो गई है इट मीन्स एमोटाइज हो गई है. गुडविल एमोटाइज होती है तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाती है. तो ये भी जाके ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी. ओके. देन अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स देखें तो 15,000 की थी, 10,000 की होगी. बट करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें नहीं देखनी है क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लास्ट में देखेंगे. अगर इन्वेंटरीज की बात करें तो इन्वेंटरीज 1 लाख की थी और अब 1,82,000 की हो गई हैं. तो इन्वेंटरीज क्या हो गई हैं स्टूडेंट्स? बढ़ गई हैं. बट करंट एसेट्स बढ़ते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसे माइनस. तो इसको आप ऑपरेटिंग में माइनस करोगे क्योंकि करंट एसेट बढ़ता है तो उससे हम ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं. देन ट्रेड रिसीवेबल जितने थे उतने ही रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो हमें भी इसमें कुछ नहीं करना. उसके बाद नोट्स टू अकाउंट देखते हैं. सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल बता रखा है जो कि 4 लाख का था और अब 5 लाख का हो गया है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? बढ़ गया है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाता है? फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का था और 1 लाख का हो गया है. इसका मतलब रिडम्पशन हो गई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की. कितनी हो गई है? 50,000 से. तो ये किसमें जाएगा? फाइनेंसिंग में माइनस में जाएगा. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताया हुआ है जो पहले कुछ भी नहीं था और अब 10,000 का हो गया है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ गया है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग में प्लस कर देना. जनरल रिजर्व 40,000 का था, 70,000 का हो गया है. तो 70,000 माइनस 40,000 कितना होता है? 30,000. कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में प्लस हो जाएगा. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हुए हम इसको प्लस कर देंगे. देन सरप्लस बैलेंस बताया हुआ है वो तो हमें पता ही है कि इन दोनों को माइनस करेंगे और वहां पे पुट कर देंगे. देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बता रखा है, 50,000 बता रखा है और आपको 40,000 बता रखा है. अब प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है हम देखते हैं कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है तो देखेंगे. पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे. अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स से रिलेटेड कुछ गिवन होगा तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और नहीं गिवन होगा तो हमें पता है ट्रीटमेंट की करंट ईयर का कहाँ जाना है और प्रीवियस का कहाँ जाना है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखा स्टूडेंट तो आपको प्रोपोज डिविडेंड दोनों सालों का बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का. पर हमने तो ये जो फॉर्मेट था जो कि बुक में गिवन था ना उसमें भी देख लिया था कि जो प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होता है उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की स्टार्टिंग में हम ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे भी वही करेंगे. जो प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का कौन सा? ये 50,000 वाला अमाउंट, इसको आप ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में प्लस कर दोगे. अच्छा अब देखो क्या है ना स्टूडेंट्स की वो हमें नेट एसेट्स जो टैंजिबल एसेट्स गिवन थे उससे रिलेटेड हमें कुछ बता रखा है. देखो एक मशीन थी 50,000 की जिसपे आपने 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है और उसे 10,000 में बेचा है. अब ध्यान से देखो, देखो मशीनरी कितने की थी? 50,000 की. आपने उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 30,000 का. अब मशीनरी की वैल्यू क्या बची है? 20,000. पर आप तो कह रहे हो आपने उसको सेल जो किया है स्टूडेंट वो तो आपने 10,000 पे करा है. वैल्यू 20,000 थी, सोल्ड 10,000 पे किया है. तो इट मीन्स तो आप लॉस हो रहा है ना आपको. 20,000 में से 10,000 माइनस कर दो, ये 10,000 का लॉस हो रहा है ना. तो यही तो देखो कई बार वो क्या करते हैं ना आपको सेल वैल्यू बता देते हैं, आपको प्रॉफिट और लॉस खुद निकालना होता है. कई बार वो आपको प्रॉफिट और लॉस बता देते हैं और हमें सेल वैल्यू खुद निकालनी होती है. मोस्ट केसेस में हमें प्रॉफिट और लॉस खुद निकालना होता है. तो ये हमने निकाला तो ये 10,000 का क्या आ रहा है यहाँ पे? लॉस हो गया. ठीक है ना, इतना हो गया. अब इसके बाद
डेप्रीसिएशन आपको पूरे साल में जितनी लगी है वो बता रखी है 20,000 की। ओके, तो ये जो डेप्रीसिएशन है इसको हम ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। देन जो इंटरिम डिविडेंड, अब इंटरिम डिविडेंड के दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहला ये इसको हम ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं और दूसरा ये हम इसको फाइनेंसिंग में माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो होता है कैश का, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। देन इनकम टैक्स पेड आपको 35,000 की बता रखी है। अब क्या था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी था और टैक्स पेड भी बता रखा है। इट मीन्स हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, अब इतने क्वेश्चन करके आपको पता लग गया होगा कि पेपर में अगर आपको मशीनरी की वैल्यू, डेप्रिसिएशन, सोल्ड, लॉस ये सब बता रखा हो तो, और अगर आपको ये भी दिख रहा हो कि देखो ये भी हमने क्वेश्चंस में देखा था कि जब हमने देखा था ना कि ओपनिंग बैलेंस कम था और क्लोजिंग ज्यादा आ रहा था, जैसे कि देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कम है और क्लोजिंग ज्यादा है। इट मीन्स कुछ तो परचेज हुआ है तभी बढ़ा है, अपने आप तो नहीं बढ़ा है ना। और मान लो कि अगर ये कम हुआ होता तो हम कहते हैं कि सेल हुआ है, तो अगर ये यहाँ पे बड़ा हुआ है तो परचेज की वैल्यू आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जब आप प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करोगे। और अगर यहाँ पे कम हुआ होता तो सेल की बैलेंसिंग फिगर आती। तो अब वो परचेज की बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, क्योंकि इतना सारा ट्रीटमेंट बताया हुआ है यहाँ पे, इतनी सारी वैल्यूज बताई हुई है, एक हमने खुद निकाल ली है, तो इसीलिए अब हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 50। फाइन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, तो अब ये नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए हमने नोट्स टू अकाउंट में देखा, सरप्लस बैलेंस जहाँ पे गिवन था वहां पे 48,000 में से 30,000 को लेस किया तो 18,000 का अमाउंट आ गया। देन इसमें मैंने बताया था कि हम जनरल रिजर्व का अमाउंट प्लस करेंगे और जनरल रिजर्व का अमाउंट किस तरीके से आएगा, 70,000 माइनस 40,000 दैट इज 30,000। देन क्या देखा था हमने कि जो प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट आएगा वो प्रोपोज डिविडेंड का अमाउंट प्रीवियस ईयर वाला आएगा, प्रीवियस ईयर वाला। फाइन, तो 50,000 का ये अमाउंट आ जाएगा। देन इसमें हमने देखा था कि इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे प्लस होगा और फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा, तो इंटरिम डिविडेंड 20,000 का था, ये आएगा। अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है, पर उसके लिए पहले हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हो गया 40,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन जो कि 50,000 का है, और ये नोट्स टू अकाउंट में गिवन था। अब आपको टैक्स पेड बता रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और मैं साथ में आपको जर्नल एंट्री भी बता चुकी हूँ कि क्यों टैक्स पेड जो है वो डेबिट साइड पे आता है। देन यहाँ आ गया 35,000। अब यहाँ पे बाय P&L अकाउंट करके जो टैक्स प्रोवाइडेड है ना वो निकल के आ गया, और ये टैक्स प्रोवाइडेड किस तरीके से आया है, ये आई है बैलेंसिंग फिगर जो कि 45,000 की आ रही है, और अब आप अकाउंट को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो बस अब निकल गई ना जो वो आपकी वो प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि आ रहा है 45,000 का, और ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है। फाइन, अब ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास यहाँ पे 1,63,000 का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और ये 1,63,000 क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फाइन, अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें देखो, एक तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू उसने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बताई हुई थी, डेप्रीसिएशन 20,000 वो डाल दो। देन गुडविल एमोटाइज हो रही थी तो कि कम हो रही थी तो वो वाली वैल्यू डाल दो 25,000 की। ठीक है, देन अभी हमने लॉस भी निकाला था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस प्लस होगा और प्रॉफिट होता तो माइनस हो जाता, 10,000 का आ रहा था। देन आप इसमें 55,000 प्लस करोगे तो 2,18,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये 2,18,000 क्या आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फाइन, अब इसके बाद क्या था कि ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे थे, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे तो प्लस ही कर दो, बट साथ में हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हो रही थी, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 82,000 आप माइनस करोगे, तो ये इनको प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास यहाँ पे 1,70,000 का अमाउंट आएगा। ठीक है, 1,70,000 का अमाउंट आ जाएगा, और जो ये 1,70,000 आया है ये आया है कैश जनरेटेड
फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें से लास्ट में टैक्स पेड माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि है 35,000 का। ये माइनस करके 1,35,000 का अमाउंट आ जाएगा आप लोगों के पास। और ये जो 1,35,000 आया है, ये टैक्स पेड तो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही गिवन था। ये जो 1,35,000 आया है, ये आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइन। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें पहले मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें। ये एक एसेट अकाउंट होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि 28 लाख का था, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो कि है 3,75,000 का। सॉरी, ये 00 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या क्या था, सेल हो रही है, सेल होगी तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो कि मशीनरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसने आपको सेल की वैल्यू बता रखी थी 10,000 की। ठीक है, देखिए ये सब ना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट में वॉज सोल्ड फॉर 10,000। फाइन, तो ये 10,000 का हो गया। देन हमने P&L में लॉस भी निकाल लिया था ना, 10,000 का लॉस हो रहा था, और साथ ही साथ उसने डेप्रिसिएशन तो बताई हुई है। सिर्फ यहाँ पे वो वाली डेप्रिसिएशन आएगी जो उस मशीनरी पे लग रही होगी। ठीक है ना, तो वो आ गई यहाँ पे 20,000 की। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे आपके पास बैंक में परचेज की बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी, जो कि आ रही है 1,30,000 की। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, हमें बेशक ये चाहिए और एक ये वैल्यू चाहिए जो हम डालेंगे। ये हम डाल चुके हैं, ये हम डाल चुके हैं, और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस शीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाल लो। एक वैल्यू आएगी परचेज ऑफ मशीनरी, जिसकी जो वैल्यू आ रही है 1,30,000। देन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, सेल की वैल्यू थी 10,000 की, तो ये 1,20,000 का अमाउंट आ रहा है। ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले हमने देखा था प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 1 लाख का था। ठीक है, देन देखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इंक्रीज हो रहा था, 10,000 से इंक्रीज क्या हो रहा था, पिछले साल कुछ था ही नहीं और इस साल था तो वो बढ़ गया। देन प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे थे, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कि 50,000 का अमाउंट था, ये माइनस में जाएगा तो कि रिडम्पशन हो रही है। देन प्रपोज डिविडेंड, ये भी प्रीवियस ईयर का आएगा स्टूडेंट्स, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। देखो क्या होता है ना, ये डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में प्लस होंगे और फाइनेंसिंग में आके माइनस। तो वहां पे प्लस कर दिया था, अब यहाँ पे माइनस कर दो। सेम वे में इंटरिम डिविडेंड भी ले लो, इंटरिम डिविडेंड वहां पे आपने प्लस किया था ना, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे 10,000 नेगेटिव बैलेंस ही आ रहा है। तो ये क्या आया है अब, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या देखेंगे, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो स्टूडेंट्स वो 5,000 का इंक्रीज ही हुआ है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करोगे। पर ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करते हुए क्या ध्यान रखना है कि आपको करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी लेने हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी। तो 96,000 आ गया। 96,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 1,01,000। अब देखते हैं कि ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो हमने बिल्कुल सही किया है, नहीं आया तो कोई ना कोई गलती हुई होगी। तो 10,000 प्लस 91,000, तो ये भी 1,01,000 के इक्वल आ गया। इतनी से बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 स्टूडेंट्स, इसमें आपको 51 क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही गिवन है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है जो कि 16 लाख के थे और अब 20 लाख के हो गए, 4 लाख से बढ़ गए हैं। फाइनेंसिंग में प्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4,20,000 के थे, 6 लाख के हो गए हैं। इसको हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। ठीक है, और
ओके देन यहाँ पे आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में 10% डिबेंचर्स बता रखे हैं, जो कि पिछले साल कुछ भी नहीं थे और इस साल कितने के हो गए 4 लाख के। तो इट मीन्स आपने डिबेंचर्स भी इश्यू किए हैं, ये भी जाके फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। देन ट्रेड पेबल 1640 के थे और अब 14 लाख के हो गए हैं। तो ट्रेड पेबल्स क्या हो गए हैं स्टूडेंट्स, कम हो गए हैं। तो कम हुए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। देखो क्यों माइनस करते हैं, लॉजिक ये देखो ट्रेड पेबल कम हो गया, इट मीन्स हम लोगों ने कैश दे दी होगी, कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो कैश का आउटफ्लो माइनस ही करेंगे। अब बच्चे याद भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉजिक ये है इस रीजन इस बात का। फाइंड एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन सब नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। टैंजिबल एसेट्स भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ध्यान रखना है यहाँ पे आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बोल रखा है। तो ये पिछले साल कुछ भी नहीं थी, अब 2 लाख की हो गई है, बढ़ गई है, इट मीन्स परचेज किया है, इन्वेस्टिंग में माइनस कर दोगे। देन इन्वेंट्रीज 4 लाख से 8 लाख की हो गई है, ये भी बढ़ गई है, तो ये ऑपरेटिंग में माइनस होगी, क्योंकि करंट एसेट बढ़ते हैं तो वो माइनस होते हैं। ठीक है। देन ट्रेड रिसीवेबल 14 से 10 की हो गई, ये कम हो गए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे क्योंकि ये कम हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो देखो हम लास्ट में देखेंगे। ओके देन अब नोट्स टू अकाउंट में देखें तो आपको शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स बता रखा है, तो ठीक है 4 लाख से बढ़ ही रही है, हम फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 पार्ट पे डिवाइड हो गया, एक तो जनरल रिजर्व बताया हुआ है, तो 4 लाख माइनस 3 लाख तो हम ऑपरेटिंग में पहले प्लस कर देंगे, और सरप्लस का बैलेंस बताया हुआ है 2 लाख माइनस 1 लाख 20,000 80,000, ये भी हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। देन प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है, बट डिपेंड करता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ है या नहीं है। देन टैंजिबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की थी, 14 लाख की हो गई है, बढ़ गई है, परचेज करी है, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख का था, 12 लाख का हो गया, ये भी बढ़ गया है, तो ये भी जाके इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है। देखो उन्होंने बोला है कि डेप्रिसिएशन अपने 25% के हिसाब से ओपनिंग वैल्यू पे। देखो उन्होंने ना, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम ओपनिंग वैल्यू पे लगता है या क्लोजिंग पे लगता है, किस पे लगता है। तो देखो उन्होंने इस बार आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड बता ही दिया कि आप जो ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ना, ये आप ओपनिंग वैल्यू पे लगा रहे हो। अच्छा अब क्या था, अभी तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि भाई मशीनरी बढ़ रही है, बट उन्होंने ये भी बता दिया, तो अभी हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी बता दिया कि एक 1 लाख की मशीनरी थी, इस पे 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा, उसको 70,000 में आपने बेचा है। ठीक है, तो पहले हम इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। देखो 1 लाख की मशीनरी थी, उस पे 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची 60,000 की। ठीक है, 60,000 की वैल्यू बची, पर आपने उसको बेचा कितने पे 70,000 पे, तो 70,000 माइनस 6,000 आपने ज्यादा पे बेचा है ना, तो ये 10,000 का क्या हो रहा है गेन। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पे बेचा है, तो ये हमने निकाल लिया। तो इट मीन्स इस बार मशीनरी का अकाउंट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली नहीं बता सकते। देन इनकम टैक्स पेड बता रखा है, इट मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोपोज डिविडेंड दोनों सालों का बताया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर वाला हमारे काम का है, और करंट ईयर में डिबेंचर्स इश्यू हुआ है, ये 1 अक्टूबर को हुआ है। ये क्यों बताया हुआ है, क्योंकि जो डिबेंचर्स आपको गिवन है ना, उसके आगे एक रेट गिवन है 10%, तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, पर उन्होंने बता दिया कि आप 1 अक्टूबर पे निकाल रहे हो, तो जो आप इंटरेस्ट तो आप निकालोगे, पर वो इंटरेस्ट अब आप 6 मंथ्स के हिसाब से निकालोगे, इसीलिए उन्होंने आपको ये बताया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो इसमें क्या करना था, 2 लाख माइनस 1,20,000 80,000 का अमाउंट आ गया। देन इसमें जनरल रिजर्व का अमाउंट प्लस करेंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट 4 लाख माइनस 3 लाख, ठीक है, जो कि 1 लाख का अमाउंट आ रहा है। देन आप इसमें प्रोपोज डिविडेंड प्लस करोगे, प्रोपोज्ड डिविडेंड, और वो भी कौन से ईयर वाला प्लस करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, 31 मार्च 2020 में कितना है, 2 लाख का। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था। देन प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए वर्किंग नोट, लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि 1,40,000 का आ रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन जो कि 2 लाख का आ रहा है। ठीक है, फिर बैंक में आप पेड वाला अमाउंट लिखोगे जो कि बता रखा है आपको 1 लाख का। अब यहाँ पे बाय P&L अकाउंट करके जो टैक्स प्रोवाइडेड है वो अमाउंट आ जाएगा, और एक क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी जो कि आ रही है 1,60,000 की। तो टोटल करके अमाउंट आ गया 3 लाख। फाइन, हो गया इतना। ठीक है, अब आगे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे
प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, जो कि अभी हमने अमाउंट निकाला है 1,60,000 का। अब इनको प्लस करके 5,40,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये क्या आया है 5,40,000? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन या गुडविल एमोर्टाइज जो भी हुआ होता है वो वाला अमाउंट अब हम यहाँ पे डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट उन्होंने आपको बोला था 25% निकालो ओपनिंग वैल्यू पे। तो प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू क्या थी? 10 लाख की थी, ठीक है। और 10 लाख पे आप 25% निकाल लो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2,50,000 की, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है यहाँ लिख दो, ये हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर निकाला है 2,50,000 का। अच्छा, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अब ये निकालते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो 4 लाख का ही अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। उस पर 10% का रेट लगेगा और 6 मंथ्स के हिसाब से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ रहा है 20,000 का। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये यहाँ पे लिख दो 20,000, ठीक है। अभी 2,70,000 इसमें प्लस होगा, तो अमाउंट प्लस करके 8,10,000 का आ रहा है। अब आप इसमें से क्या माइनस करोगे? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो हमने निकाल लिया था। लॉस होता है तो प्लस होता है और गेन होगा तो वो माइनस हो जाएगा 30,000। तो आपके पास इसको माइनस करके 7,80,000 का अमाउंट आ रहा है। ये 7,80,000 क्या आया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फाइन। अब आपने देखो क्या देखा था? हमने देखा था कि अब ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड उनसे रिलेटेड जो जो गिवन था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स पे चलते हैं। देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे थे? 14 लाख के थे, 10 लाख के हो गए थे, कम हो गए थे ना, तो ये प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख इसमें प्लस करोगे तो 11,80,000 का अमाउंट आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये 11,80,000 आ गया, बट क्या था कि फिर ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ट्रेड पेबल इसको लेस कर दो 2,40,000। इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी, उसको लेस कर दो, ठीक है, 4 लाख से। तो टोटल अब आप 6,40,000 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 5,40,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये 5,40,000 क्या आया है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब लास्ट में टैक्स पेड माइनस करते हैं एज यूजुअल, और ये टैक्स पेड आपको कहाँ पे गिवन था? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 3rd वाले पॉइंट में 1 लाख से। तो अब आपके पास ये लेस करके 4,40,000 का अमाउंट आ गया। ये 4,40,000 क्या आया है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो की पॉजिटिव आंसर आया है। चलिए, अब फिक्स एसेट्स का काउंट एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि 10 लाख का है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो कि 14 लाख का है, ठीक है। अब इसके बाद सारी चीजें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थी वहां से यहाँ पे आप पुट करते जाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट बाय डेप्रिसिएशन कितने का था? हमने निकाला था ना अभी, इस पे 25% के हिसाब से तो 2,50,000 का आ रहा था। सेल आपने कितने की करी है? 70,000 की सेल करी है, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा था ना, जो कि P&L अकाउंट में डालते हैं, ठीक है, जो कि 30,000 का था। और फिर अब आपके पास यहाँ पे बैंक में परचेज करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है? 6,90,000 की। अब आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ पे पुट करना शुरू कर देते हैं जो जो निकाला है। सेल ऑफ मशीनरी कितने की करी थी? 70,000 की। देन आपने क्या किया स्टूडेंट्स? परचेज करी है ना प्लांट एंड मशीनरी। अभी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही थी 6,90,000 की। देन हमने देखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ रहा था, इट मीन्स वो भी परचेज हुआ है 4 लाख का, ठीक है। देन हमने देखा था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही थी, इट मीन्स वो भी परचेज हुई हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 2 लाख की
फाइन। अब ये सब सॉल्व करके ये अमाउंट आपके पास निकल के आ रहा है, तो ये कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आया है। ये क्या आया है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ लास्ट इज फाइनेंसिंग। सबसे पहले इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि 4 लाख का था, ठीक है। देन डिवेंचर्स भी बढ़ रहे थे तो इशू हुए थे डिवेंचर्स, कम होते हैं तो रिडम्पशन, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमने पे किया है ना, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस कर दो 20,000, ठीक है। देन अब वो भी माइनस करो, प्रोपोज डिविडेंड भी। और अब तो पता ही है कि प्रीवियस ईयर का ही लिया है, 2 लाख का था। इसको सॉल्व करके अमाउंट आ रहा है 5,80,000 का। ये 5,80,000 क्या आया है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यही आया है। अब क्या देखेंगे? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट डिक्रीज आ रहा है इस बार 2 लाख का, ठीक है। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंगे जो कि 2 लाख का ही है, तो प्लस माइनस से 0 हो जाएगा और नेल अमाउंट आएगा। और इसीलिए इस बार क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ भी नहीं था, तो इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।